चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। क्या पहला क्वेश्चन है बेटा? हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। यस, तो आज मैं यूनिट 1 का क्वेश्चन बैंक लेकर आई हूं और इस क्वेश्चन 1 बैंक में मिलने वाले हैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 100% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को करते हो तो डेफिनेटली ऐसा समझ के करना कि इन सभी क्वेश्चंस को तुम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में 100% देखने को मिलने ही वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने ऑलरेडी 7th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया है। आपका सभी यूनिट्स कवर है, सभी टॉपिक, सभी सब टॉपिक, एक एक चीज मैंने ऑलरेडी कवर करवा दी है। अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जल्दी से वो वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी आपके सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, या फिर अगर आपके क्लास ग्रुप में, अगर आप 7th सेमेस्टर में हो, जरूर से अपने क्लास ग्रुप में अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। दिस इज द वन एंड ओनली चैनल जहां पर आपको प्रॉपर एक एक चीज, पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है। और सिर्फ सिलेबस की वीडियोस ही नहीं, हम आपको एक एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको आप अपने एग्जाम में एज इट इज लिख के आओगे, तुम्हारी टेंशन खत्म। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या पढ़ना है मैं बताने वाली हूँ, क्या लिख के आना है मैं बताने वाली हूँ, कैसे हेडिंग डालनी है, नोट्स कैसे बनाने वाले हैं मैं बताने वाली हूँ। तो आज हम ये जो क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे ये हमारी यूनिट नंबर 1 की है। इसी की तरह हमारी डेली क्वेश्चन बैंक्स आते रहेंगे। जो भी हमारे यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स के डेली अब तुमको क्वेश्चन बैंक्स मिलने वाले हैं। तो ये वीडियोस तुम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो मस्ट ज्वाइन दिस ऐप। प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगी। एंड और भी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये जो मैं आज करवाने वाली हूँ इसकी क्वेश्चन बैंक के भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक दे रखा है। उस लिंक पे टैप करके आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको जितनी भी क्लासेस हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएंगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। क्या पहला क्वेश्चन है बेटा? हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसा समझो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और मैं यहाँ पर तुमको एक एक चीज दिखाने वाली हूँ, एक एक टॉपिक समझाने वाली हूँ जो तुम एग्जाम में लिखोगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट इन योर एग्जाम। एकदम इस तरीके से समझो। सबसे पहले हम यूवी के प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं कि मैम यूवी में प्रिंसिपल क्या होता है। उससे पहले चलो मैं तुम्हें कुछ कुछ बेसिक चीजें सिखा दूं। अगर ये सवाल आया तो बेटा सवाल तुम्हारा लॉन्ग में आने के पूरे चांसेस हैं, जिसमें तुम्हें पहले कुछ बेसिक चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है मैम, लिख देंगे। क्या बेसिक लिखना है आओ समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैम आपके पास में कोई ना कोई सैंपल दे रखा है। अब जैसे ही सैंपल पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ा, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? मैम यूवी रेडिएशन हमारे पास पड़ा। तो ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हारे सैंपल पर यूवी रेडिएशन पड़ा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांजिशन दिखाने लगेंगे। क्या हो जाएगा मैम? जितने भी हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो सारे के सारे ट्रांजिशन दिखाने लगेंगे। अब ये ट्रांजिशन क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, आओ समझाती हूँ। हमारे पास बेटा 2 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेट? एक होती है हमारे पास में ग्राउंड स्टेट, दूसरी होती है हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे लेट अस सपोज हमें क्या दिया हुआ है मैम? हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अब जैसे ही इस ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन पर आपका यूवी रेडिएशन पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मैम? ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये एक्साइट हो चुका होगा, एक्साइटेड हो जाएगा। इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया और जैसे ही इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, इसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। और जैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ
शिफ्ट हो जाएगा, इसकी मूवमेंट हो जाएगी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो देखो ये जो है ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जहां पर जैसे ही किसी ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन पर यूवी रेडिएशन पड़ती है वो क्या करता है मैम, वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करते ही ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। यानी जब जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे होंगे तब तब वहां एक ही फिनोमेना काम का होगा हमारे पास, एंड वो फिनोमेना होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे बेस्ड होती है तुम्हारी पूरी की पूरी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी कि पूरी यूवी किस पे बेस्ड होगी मैम, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन पे बेस्ड होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे। ठीक, कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनना ही बनना है मैम, इट वर्क्स ऑन बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है ना, किस पे काम करेगी मैम, ये काम करती है हमारे पास में बियर-लैम्बर्ट्स लॉ पे। अब ये क्या होता है अभी मैं आगे बहुत डिटेल में समझाऊंगी। तो जब जब कोई पूछे कि आपकी जो यूवी है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है तो आप बता देंगे तुरंत ही मैम ये हमारी जो पास जो है ना वो बियर-लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड है। तो देख सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एंड विजिबल। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक होता है यूवी रीजन और दूसरा होता है विजिबल रीजन। यूवी रीजन का हमारे पास रेंज कितना है, देखो रेंज से सवाल कंपलसरी है बनना, तो ये रेंज याद कर लेना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूवी की रेंज होती है मैम हमारे पास में 200 से 400 नैनोमीटर। ओके, विजिबल की रेंज कितनी होती है मैम, विजिबल की रेंज हमारे पास होती है 400 से 800 नैनोमीटर। ये क्या हो जाने वाला है मैम, ये हमारे पास यूवी एंड विजिबल की रेंजेस हो जाने वाली है। डन, दीज ऑल आर द रेंजेस। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, विच लाइट, यूवी लाइट, तो जैसे ही हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है ऑब्वियस सी बात है वो ग्राउंड स्टेट पे है, उस ग्राउंड स्टेट वाले मॉलिक्यूल ने जैसे ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया वैसे ही क्या हो गया मैम, वैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ी और वैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। कहां, एक हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएंगे। यानी जो ग्राउंड स्टेट पे हमारे इलेक्ट्रॉन थे जैसे ही रेडिएशन आके उन पे पड़ रहा है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जा रहे हैं। तो लोअर एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड स्टेट से इनका ट्रांजिशन हो जाएगा और ये कहां की तरफ चले जाएंगे, ये मैम हायर एनर्जी लेवल यानी एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव ऑन कर चुके होंगे। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होता है यानी कितनी लाइट एब्जॉर्ब करी, ये तो मैम आपने हमें बता दिया कि ये जो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन है ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये कितना रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाला है, हाउ मच रेडिएशन इट विल एब्जॉर्ब, ये डिपेंड करता है बेटा आपकी लाइट की कंसंट्रेशन पे कि जो आपका लाइट दिया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे कि हमारे पास जो लाइट का अब्जॉर्बेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा मैम, कंसंट्रेशन पे। इसी से मिलकर एक लॉ बनाया गया जिसको हम बोलते हैं बियर-लैम्बर्ट लॉ। ये हमारे पास होता है वो लॉ जहां पर ए का मतलब क्या है मैम, ए है यहाँ पर एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन, ये होता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बोल सकते हैं इसको, या तो हम इसको मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, दोनों में से किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हो। सी का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अलावा एल जो होता है इसका क्या मतलब होगा मैम, एल का मतलब होता है हमारे पास पाथ लेंथ, और ये जो पाथ लेंथ होती है बेटा वो यूजुअली 1 सेंटीमीटर के लिए होती है। इतनी बात समझ आई, जो हमारे पास पाथ लेंथ होने वाली है ये कितनी होगी मैम, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे पास। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये वाली चीजें समझ में आई। और ये किस लॉ पे बेस्ड है, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ पे। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है किसके अकॉर्डिंग लिखा है, ये मैम आपने बियर-लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है। इतनी बात समझ आई, ये सारा का सारा आपका बेसिक्स हो गया एंड आपका प्रिंसिपल हो गया कि जो हमारा यूवी विजिबल है वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है। जब तुमसे प्रिंसिपल पूछा जाए, चाहे शॉर्ट में क्यों ना पूछा जाए, ये पूरी चीजें आप मेंशन करके आओगे। लॉन्ग में पूछा जाएगा तो फिर कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट में पूछा जाएगा तो इतना मेंशन जरूर करना है। प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल के बाद अब हम देख लेते हैं बेटा इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो मेरे लिए यहाँ पॉसिबल नहीं था कि मैं तुम्हें बहुत सारी स्लाइड्स में इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा पाऊं, तो वो मैंने अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी डिटेल में कवर करा रखा है। यहाँ क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं तो यहाँ मैं टेबुलर फॉर्म लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आपको डिटेल वर्जन में देखना है इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ यूवी का, जिसमें मैंने पूरे एक लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है, वहां से आप चाहो तो चेक कर सकते हो। चलो इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है मैम, पहले तो आप हमें ये बताइए। इंस्ट्रूमेंटेशन यानी जो हमारा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। अच्छा, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है मैम, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसका हम यूज करते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट
उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के कई सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर समझनी है कि क्या पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट हमें दिया है, क्या पर्टिकुलर पार्ट हमें दिया है, और उस पर्टिकुलर पार्ट का रोल क्या होने वाला है, उसका काम क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हमें एक एक करके डिस्कस करनी है। सबसे पहले जब जब तुम किसी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करोगे, तुमको दिया होता है एक लाइट सोर्स, यानी मैम जब तक हमें रेडिएशन ही नहीं दिया होगा तब तक हम इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे देखेंगे, हम स्पेक्ट्रो कैसे पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रो के लिए हमें तो चाहिए होता है एक लाइट सोर्स जहां से कंटिन्यूअस बीम ऑफ यूवी रेडिएशन निकल रही होती है। तो जो सबसे पहला आपके पास पॉइंट आने वाला है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी लाइट सोर्स। यहां पर किसका यूज करने वाले हो तुम, यहाँ मैम हम लाइट सोर्स का यूज करने वाले हैं। अब लाइट सोर्स क्या होती है मैम, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हमारे पास लैंप का यूज किया जाता है। अब लैंप जो है वो अलग अलग होती है, अगर तुम यूवी के लिए देख रहे हो तो अलग लैंप होगी, अगर तुम विजिबल के लिए देख रहे हो तो अलग लैंप होंगी, यानी हर एक अलग अलग आपके रेडिएशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंप्स आपको दी होंगी जो रेडिएशन सोर्स या लाइट सोर्स का काम करेंगी। सबसे पहले हम इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसमें से कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन, कंटिन्यूअस लाइट निकलते रहते हैं। जैसे कि लाइट सोर्स का काम क्या है मैम, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस लाइट अक्रॉस यूवी एंड विजिबल रेंज। इसका काम होता है यूवी एंड विजिबल अलग अलग रेंजेस के लिए कंटिन्यूअस बीम ऑफ लाइट देना, कंटिन्यू लाइट को बेसिकली प्रोवाइड करना, इसका काम हो गया, इस लाइट सोर्स का काम है। अब लाइट सोर्स यूवी के लिए मैम आपने बताया अलग होगा, विजिबल के लिए अलग होगा, बिल्कुल। और ये सवाल एज इट इज एग्जाम में बनेगा तुम्हारे एज इट इज। वेरी शॉर्ट में ये सवाल बहुत फेमस है, वेरी शॉर्ट के लिए, लॉन्ग में तो तुम्हें सभी लिखना पड़ेगा। तो अगर ड्यूटेरियम लैंप के लिए अगर यूवी रीजन पूछा जाए, यूवी के लिए हम किस लैंप का यूज करेंगे, याद रखना यूवी रीजन के लिए ड्यूटेरियम लैंप का यूज करोगे। विजिबल रीजन के लिए पूछा जाएगा टंगस्टन लैंप का यूज करोगे। दोनों लैंप्स के नाम याद रखने हैं आपको। यूवी की रेंज वही 200 से 400 नैनोमीटर, विजिबल की रेंज मैम 400 से 800 नैनोमीटर। तो पहला क्या हो गया मैम, पहला हमारे पास हो गया लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के आगे बात बढ़ते हैं मोनोक्रोमेटर। अब ये क्या होता है, देखो लाइट सोर्स से क्या हो रहा है मैम, लाइट सोर्स से जैसे कि अभी देखो मेरे ऊपर लाइट लगी हुई है, इस लाइट सोर्स से क्या हो रहा है मैम, कंटिन्यूअस बीम ऑफ लाइट निकल रही है। सिमिलरली यहाँ जो लाइट सोर्स यानी लैंप दी है वहां से कंटिन्यूअस लाइट निकल रही होगी, जो लाइट निकलेगी वो अलग अलग वेवलेंथ की होगी। मोनोक्रोमेटर का काम होता है ये अलग अलग वेवलेंथ की निकल रही लाइट को सिलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में पार्शियल कर देना, यानी बेसिकली जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है, मान लो कुछ 200 की है उसको अलग करना, 400 की है उसको अलग करना, 600 की है उसको अलग करना। तो जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है उनको सेपरेट करके सिलेक्ट करने का काम होता है मोनोक्रोमेटर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं सिलेक्ट स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये क्या करता है मैम, ये रेडिएशन को उनके स्पेसिफिक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेगा बाय यूजिंग प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसके लिए हम यूज किस किस का करते हैं मैम, मोनोक्रोमेटर के रूप में आप या तो फिल्टर्स का यूज कर सकते हो, या तो आप प्रिज्म का यूज कर सकते हो, या फिर आप ग्रेटिंग का यूज कर सकते हो। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। इनके थ्रू क्या हो जाएगा मैम, इनके थ्रू जो हमारा लाइट है ना वो अलग अलग अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो जाएगा। ये काम किसका था मैम, मोनोक्रोमेटर का काम था। यहाँ पर एक और हमारे पास पार्ट होता है दैट इज स्लिट। अब मैम ये स्लिट क्या होता है समझ नहीं आ रहा है। स्लिट का काम होता है इट नैरोज द लाइट बीम टू इंप्रूव रेजोल्यूशन। जो कंटिन्यूअसली लाइट बीम निकल रही है ना, उन लाइट बीम को नैरो करना इसका काम होता है, ताकि लाइट बीम जो है वो नैरो हो जाएंगी। उसकी वजह से हमारा जो रेजोल्यूशन होगा वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, रेजोल्यूशन कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, रिजल्ट हमें और अच्छा मिलने लगेगा। इसलिए क्या करना होता है मैम, हमें बेसिकली निकल रहे लाइट बीम को नैरो करना होता है। किसके थ्रू करेंगे मैम, ये आप स्लिट के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मैम सैंपल होल्डर। अब भाई सैंपल होल्डर क्या, ऑब्वियस सी बात है मैम, जिस सैंपल का आपको एनालिसिस करना है उस सैंपल को आप किसी में करके तो रखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वाटर बॉटल, आप पानी को हाथों में तो लेके नहीं जाओगे, पानी को पानी की बॉटल में लेकर जाते हो कहीं भी ट्रैवल करते हो तो वो जो वाटर बॉटल है वो आपके एक सोर्स की तरह काम कर रहा है जिसमें आपका पानी भरा हुआ है। सिमिलरली एक सैंपल होल्डर होता है जहां पर जो कि हमारे सैंपल को होल्ड करने का काम करता है। इसका काम क्या होगा मैम, इट होल्ड्स द सैंपल। किसमें होल्ड करेगा, या तो ये क्वार्ट्ज में हम रख सकते हैं सैंपल को, या तो ग्लास की क्यूवेट में रख सकते हैं। क्यूवेट एक छोटी सी बेसिकली बीकर टाइप का होता है, छोटा सा फ्लास्क टाइप का होता है जिसे हम क्यूवेट बोलते हैं। ये क्यूवेट जो है बेटा ये जनरली
ग्लास की बनी होती है या फिर क्वार्ट्ज की बनी होती है। जनरली इनको हम देखते हैं कि ग्लास की ना ही बनाए, क्वार्ट्ज की बनाए, क्योंकि ग्लास में बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमिटेंस नहीं हो पाता, क्वार्ट्ज में बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो वील हैव टू मेक श्योर कि ये जो क्यूबिट होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वार्ट्ज की बनी हो, अदरवाइज बहुत ही रेयर हम ग्लास की भी ले सकते हैं। और इनकी जो लेंथ होती है, अभी पीछे मैंने लेंथ बताई थी, दैट वाज 1 सेंटीमीटर। जो लेंथ होगी इनकी वो 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ होगी। उसके बाद डिटेक्टर, इसका काम क्या होता है मैम, जो फाइनली हमारी रेडिएशन निकल रही है नैरो होके, उनको डिटेक्ट करने का काम होता है डिटेक्टर का। डन। तो डिटेक्टर क्या करता है मैम, डिटेक्टर जो है वो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर देता है। अब ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रो में स्पेसिफिकली किस डिटेक्टर का आप यूज करने वाले हो। याद रखना, पर्टिकुलरली तुम फोटो डायोड का यूज करने वाले हो और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, दो इंपॉर्टेंट डिटेक्टर है, याद रख लेना। एक इंपॉर्टेंट डिटेक्टर आपका रहेगा फोटो डायोड और दूसरा इंपॉर्टेंट डिटेक्टर रहेगा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये दो ऐसे डिटेक्टर हैं जिनसे आपका सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत ही सवाल फेमस है कि यूवी में किन डिटेक्टर का यूज करते हैं। ये दोनों को याद कर लेना, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जिसे शॉर्ट में हम पीएमटी भी बोलते हैं, और हमारा फोटो डायोड, इनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव पूछ ले कोई कौन सा होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर जो है, दिस इज मोस्ट सेंसिटिव। ये डिटेक्टर जो है तुम्हारा वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। फिर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जो जी छोटे छोटे वीक से सिग्नल्स होते हैं ना, उन वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना काम होता है एम्पलीफायर का। ठीक है मैम। नेक्स्ट रीड आउट डिवाइस, रीड आउट डिवाइस पे फाइनल जो भी हमारा ग्राफ आएगा, फाइनल जो सिग्नल्स आएंगे वो रीड आउट डिवाइस पे हमें मिल जाएंगे। जैसे हम मॉनिटर यूज करते हैं ना कंप्यूटर्स, तो वो कंप्यूटर ही बेसिकली रीड आउट डिवाइस होते हैं जहां हमें फाइनल सिग्नल अपना देखने को मिल जाता है। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंटेशन। अपने एग्जाम में इन सभी को तुम्हें बहुत डिटेल में लिखना होगा। ये सब के सब, ये 7 पार्ट्स लिखे हैं, इन सातों पार्ट्स को तुम अपने एग्जाम में बहुत डिटेल में लिख के आने वाले हो। डिटेक्टर पूछे नाम लिखकर जरूर आना, अगर लाइट सोर्स पूछे इंडिविजुअली लैंप लिखकर जरूर आना, उनकी रेंज लिखकर जरूर आना। बाकी सबके आपको काम बताने कि सबका काम क्या होने वाला है। ठीक है। उसके बाद ये देखो, इस तरीके का हमारे पास कुछ होता है डायग्राम। ये डायग्राम किसका है मैम, ये यूवी का डायग्राम आपने बनवा दिया। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर देखिए आपका लगा हुआ है लाइट सोर्स। नाउ व्हाट इज लाइट सोर्स, सीधी सी बात है मैम, ये रहा लाइट सोर्स जिससे कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन हमारा निकल रहा होगा। क्या निकल रहे हैं यहाँ पर मैम, कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन। यस, जो भी हमारा कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन है बेटा वो यहाँ से तुरंत निकल रहा है। फिर हमारे पास क्या हो रहा है मैम, ये जो रेडिएशन सोर्स से निकल रहा है स्लिट से जाकर टकराएंगे। ये स्लिट का काम क्या होता है, स्लिट का काम होता है रेडिएशन को नैरो बनाना, ताकि हमारा रेडिएशन कैसा हो सके मैम, हमारा जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ सके। उसके बाद में हमारे पास मोनोक्रोमीटर वगैरह आएंगे जिसकी जगह पे हम फिल्टर्स भी ले सकते हैं, जिसका काम क्या होता है मैम, डिफरेंट वेवलेंथ को सेलेक्ट करना, उनको सेपरेट करना इस फिल्टर का काम होता है। इनका बेसिकली जो रेडिएशंस होते हैं वो मिरर से टकराते हैं, मिरर से टकराने के बाद यहाँ पर हमारी बाकी की सारी जो चीजें होंगी आपको मिलेंगी। और सैंपल क्यूबिट, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्यूबिट जो होंगे वो दो टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, एक होगी सैंपल क्यूबिट, एक होगा रेफरेंस क्यूबिट। रेफरेंस क्यूबिट जो होता है वहां स्टैंडर्ड सोल्यूशन को रखा जाता है। सैंपल क्यूबिट में आप उस सैंपल को रखने वाले हो जिसका आपको एनालाइज करना है, जो आपके एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप यहाँ पर रखने वाले हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगे मैम, हमारी जो बीम्स हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी। ये पर्टिकुलर किसका हो जाएगा मैम, डबल बीम का। देखो, एक आपकी जा रही है रेफरेंस बीम, एक आपकी जा रही है सैंपल बीम। यहाँ पर क्या हो गई मैम, यहाँ पर हमारे पास ये डबल बीम का पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन हमने एकदम अच्छे से समझ लिया। अब इसमें अगर मैं सिंगल के बारे में बात करूं तो सिंगल में क्या होता है मैम, सिंगल में सेपरेशन नहीं होगा, वहां पर एक ही बीम जाएगी जो बेसिकली टकराते हुए निकल आएगी। वहां पे जो बीम का सेपरेशन यहाँ हुआ है, सिंगल बीम डबल बीम, जो यहाँ पर हमारी दो पाथ मिली है, एक तो रेफरेंस दूसरा सैंपल, ऐसा वहां पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर ये समझ गए तो वो तो बेटा आप अपने आप ही समझ जाओगे, है ना। तो ये हमने पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन समझ लिया, दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब फाइनली हम समझ लेते हैं कि इसका एप्लीकेशंस क्या है। अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है, इसी में मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रही हूँ, लॉन्ग में आने के पूरे चांसेस है, और इस लॉन्ग से ना जाने कितने एग्जामिनर तुम्हारे शॉर्ट बना दे, वेरी शॉर्ट बना दे, नो आइडिया। चलो
अब हम समझ लेते हैं कि यूवी में हमारे एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। मैम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है वो यूवी बेस्ट होता है। क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज बेस्ट। उसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन मेनी टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस, कंपाउंड्स के अगर आपको वेवलेंथ निकालने, इनफैक्ट हमारे पास तो एक पूरा टॉपिक होता है वुडवर्ड फिशर रूल, हमारे पास पूरा टॉपिक होता है वुडवर्ड फिशर रूल, शायद आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो मैंने लेक्चर लिया है, आप मेरा लेक्चर जरूर से अटेंड कर लेना। वो कर लिया तो वुडवर्ड में दिक्कत कभी नहीं आने वाली। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कभी भी किसी भी कंपाउंड का मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, हम तुरंत इस यूवी के हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डिटेक्ट इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। यस, फार्मास्यूटिकल्स में यूवी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, ये जितनी भी इम्प्योरिटीज होता है ना तुरंत सबको डिटेक्ट करने का काम कर लेता है। इसके अलावा रिएक्शन की रेट को मॉनिटर करना कि कौन सी रिएक्शन किस रेट से प्रोसीड हो रही है। उसके अलावा मॉनिटर ड्रग रिलीज इन डोजेज फॉर्म्स एंड देन इट इज यूज्ड इन द अडल्ट्रेंट्स इन हर्बल ड्रग्स। इन सभी जगह हमारे यूवी का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सो दीज आर सम काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस जो आपके यूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन सभी को एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है और ये सब एज इट इज अपने एग्जाम में नोट डाउन करके आना, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेम द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। यस, ये देखो एक ऐसा सवाल है जिससे हर बार सवाल बनता ही बनता है। यहां से तुम्हारा शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट हर जगह से सवाल पूछते हैं। चलो हम समझते हैं कि किस किस तरीके के ट्रांजिशंस हमारे पास होने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, आपको ट्रांजिशन सिखाती हूँ कि ये जो हमारे ट्रांजिशंस होंगे वो कैसे होने वाले। आ जाओ, हमने सबसे पहले यहाँ पर कुछ एनर्जी लेवल्स बना लिए। आप लोग मुझे बताना कि इन एनर्जी लेवल्स में क्या होने वाला है। सबसे नीचे एक एनर्जी लेवल है बेटा, और ये जो सबसे नीचे एनर्जी लेवल रहता है ये बोलते हैं हम इसको सिग्मा। सिग्मा के ऊपर कौन रहता है मैम? सिग्मा के ऊपर रहता है पाई। पाई के ऊपर रहता है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग के ऊपर रहेगा बेटा हमारे पास पाई स्टार। और सबसे ऊपर कौन सा एनर्जी लेवल रहेगा मैम? सबसे ऊपर रहने वाला है हमारे पास सिग्मा स्टार। What is this? These are energy levels. ये हमारे पास में मैम एनर्जी लेवल्स हैं। सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार। ये दोनों कैसे होते हैं मैम? ये दोनों के दोनों हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, नीचे वाले दोनों कैसे हैं मैम? नीचे वाले हमारे पास दोनों बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स हैं। वेरी गुड। ये जो बीच वाला है स्मॉल एन जो मैंने लिखा है, व्हाट इज दिस? दिस इज मैम नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। What is this? This is मैम नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। यस, तो ये हमारे पास हो गया नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। अब मैम आप हमें ये बताइए यहाँ कौन कौन से ट्रांजिशन अवेलेबल हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो सिग्मा से सिग्मा स्टार तक ट्रांजिशन इजीली पॉसिबल है। यस मैम, हमारा सिग्मा से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन तुरंत पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपका देखो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। यस मैम, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन भी हमारे पास तुरंत पॉसिबल होगा। उसके बाद कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है? उसके बाद मैम आपके पास में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। यस, ये भी पॉसिबल है। एंड और कौन सा पॉसिबल है? और बेटा हमारे पास नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी पॉसिबल है। यानी टोटल हमारे पास 4 ऐसे ट्रांजिशन है जो पूरे यूवी में पॉसिबल होते हैं। कौन से हैं वो पॉसिबल ट्रांजिशन? जरा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, the possible electronic transitions are as follows। बताइएगा जरा हमारे पास कौन कौन से ऐसे ट्रांजिशन है जो यहाँ पर पॉसिबल होने वाले हैं। मैम सबसे पहला ट्रांजिशन आपके पास है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, डन। नेक्स्ट हमारे पास है मैम नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, डन। उसके बाद क्या प्रेजेंट है? उसके बाद प्रेजेंट है मैम हमारे पास में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यस। और नेक्स्ट कौन सा प्रेजेंट है मैम? नेक्स्ट प्रेजेंट है आपके पास में नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। यानी ये चारों के चारों ट्रांजिशन हमारे पास क्या है मैम? दीज ऑल आर पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल से यहां तक बहुत ही इजीली ट्रांजिशन दिखा सकता है हमें। वेरी गुड। अब अगर मैं इन्हीं ट्रांजिशन में तुमसे पूछती हूँ कि मुझे बताओ इन ट्रांजिशन के एनर्जी का क्या ऑर्डर रहने वाला है, तो तुम मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर आएगा। मैम एनर्जी सबसे ज्यादा हमारी कहाँ पर लगेगी? हम सोच सकते हैं जैसे आप अभी बेसमेंट में हो अपने घर के, और बेसमेंट से आपको टेरेस पे जाना है, वो भी पैदल पैदल।
मैम यहाँ तो हम थक जाएंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी तो हमारी यहीं पे लगेगी। अब जरा देख के बताओ व्हाट इज बेसमेंट एंड व्हाट इज टेरेस। मैम ये देखिए सिग्मा जो है ये सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल है, ये हमारा हो गया बेसमेंट। एकदम ऊपर देखिए आपको सिग्मा स्टार दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ये वाला जो सिग्मा स्टार है ना मैम हमारे पास, ये हमारा टेरेस हो गया। तो हमारे पास ये जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा कहाँ वेस्ट होगी मैम, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, यानी हम अपना बेसमेंट से टेरेस तक जाने में। उसके बाद एनर्जी कहाँ लगेगी मैम, उसके बाद एनर्जी लगेगी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, ठीक है भाई। उसके बाद मैम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में उसके बाद लगेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और सबसे कम एनर्जी कहाँ लगेगी मैम, सबसे कम एनर्जी देखिए इतनी छोटी सी एनर्जी लगेगी नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार के ट्रांजिशन में। कहाँ पे लगने वाली है मैम, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार के ट्रांजिशन में। किस चीज का ऑर्डर हो गया ये मैम, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एंड एक और चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, जो हमारे पास एनर्जी होता है ना, दैट इज एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। क्या फॉर्मूला होता है मैम, फॉर्मूला हमारे पास हो गया E इज इक्वल्स एच न्यू। ये फॉर्मूला या ये रिलेशन किस किस के बीच होगा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच। अगर मैं तुमसे पूछूं एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है तो क्या होता है मैम, दैट इज E इज इक्वल्स एच सी अपॉन लैम्डा। ये किसके बीच रिलेशन है मैम, ये एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन है, दैट इज E इज इक्वल्स एच सी अपॉन लैम्डा। यानी अगर हमारी एनर्जी बढ़ रही होगी तो वेवलेंथ का क्या सीन होगा, घट रही होगी मैम वेवलेंथ। तो अगर हमारे पास ये एनर्जी का ऑर्डर है तो जरा मुझे बताओ वेवलेंथ का क्या ऑर्डर होगा मैम। अगर आपका एनर्जी का ऑर्डर ये है ना तो वेवलेंथ का ऑर्डर आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास मैम, आपका वेवलेंथ का ऑर्डर बस ऐसे ही लिख लीजिए, पहले तो इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो, पहले तो इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो, जो ऊपर लिखा है ना एज इट इज नोट डाउन कर लो। ये जो ट्रिक सिखा रही हूँ बस इन्हीं ट्रिक से अप्रोच करना, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। जो ऊपर लिखा वही एज इट इज लिख लो और अपना एरो बदल दो। ये क्या हो गया, ये हो गया मैम वेवलेंथ का ऑर्डर। और ये दोनों ऑर्डर बहुत बार एग्जामिनर पूछते हैं, ऐसा समझो जो मैंने इस बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है ये तुम्हें 100% एग्जामिनर पूछेगा, 100%, क्योंकि ये पूछते ही पूछते हैं एग्जामिनर। ये सवाल तो ऐसे सवाल हैं जो तुम कितने भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर लो, अपने सेमेस्टर की तैयारी कर लो, हर जगह बनते हैं। और ये मैंने तुम्हारे ऐसा समझो जैसे आपका पूरा पेपर यहाँ पर यूनिट 1 का मैं लीक करवा रही हूँ। जितना अच्छे से हो सके प्रिपेयर कर लो, समझ लेना एग्जाम में मिलना है तुमको ये सब। तो ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो गए। ऑल राइट, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में कुछ कुछ चीजें और समझते हैं। जैसे मैम क्या क्या चीजें, अब अपने एग्जाम में आप जो मैंने लिखवाया वो तो लिखोगे ही लिखोगे, कुछ कुछ चीजें आपको और लिखनी पड़ेंगी। मैम क्या और लिखना पड़ेगा, सभी ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। जैसे पहला ट्रांजिशन हमारे पास था सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, आप बताना मुझे इसमें क्या होता है। दूसरा ट्रांजिशन था नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। तीसरा ट्रांजिशन था हमारे पास पाई टू पाई स्टार। और चौथा ट्रांजिशन था बेटा हमारे पास में नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। अब आप मुझे बताते जाइए पर्टिकुलरली इन ट्रांजिशन में होता क्या क्या है। मैम सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो सिग्मा बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार तक जाता है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है मैम, इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग से कहां तक जाएगा मैम, बॉन्डिंग सिग्मा से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार तक जाता है। इसके एक दो एग्जाम्पल बता दीजिए बेटा। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, जिन सभी में भी हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो सब कौन सा ट्रांजिशन शो करेंगे मैम, ये वाला ट्रांजिशन, दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, अब अगर हम नॉन बॉन्डेड टू सिग्मा स्टार के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है,
यस इस ट्रांजिशन में क्या होगा मैम, इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल से कहाँ मूव करेगा, सिग्मा स्टार में। अब नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल कौन से होते हैं, जहां पे मैम लोन पेयर पाया जाता है। तो जहां भी हमारे पास लोन पेयर पाए जाएंगे और जिनमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, वो कहाँ आएंगे मैम, वो इस पर्टिकुलर सीरीज में आ जाएंगे। पाई टू पाई स्टार में क्या हो जाता है, यहां पर भी लिख लीजिएगा। यस अब एक बार ये वाले भी देख लीजिएगा। जब हम पाई टू पाई स्टार के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है मैम, पाई टू पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका माइग्रेशन बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार तक रहने वाला है। एंड अगर हम बात करेंगे पाई नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की, तो इन ट्रांजिशंस में क्या होगा मैम, इन पर्टिकुलर ट्रांजिशन में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई में होने वाला है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गया मैम, ट्रांजिशन हो गए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जब जब आपके पास ट्रांजिशन का सवाल आएगा, आपको पहले तो जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाए थे सारे ट्रांजिशन ड्रॉ करने होंगे, बाद में उन सबके बारे में बताना रहेगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम एंड क्वेंचिंग। यस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये शॉर्ट में आया तो इंडिविजुअली तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोफोर क्या है, या इंडिविजुअली ये सब तीनों टर्म्स क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, क्वेंचिंग इंडिविजुअली शॉर्ट में भी बन सकते हैं। ऐसे मैंने सब मिला के पूछा है। अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में इनके बारे में कोई एक चीज पूछी जा सकती है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो गोल्डन टॉपिक्स हैं इस पूरी यूनिट के। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं मैम, अगर मैं क्रोमोफोर्स के बारे में बताऊं आपको, तो क्रोमोफोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हमारी पूरी यूवी में जितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं उनके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है क्रोमोफोर्स। अगर कोई कंपाउंड कलर्ड होता है उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है क्रोमोफोर्स। हम बोल सकते हैं कि क्रोमोफोर इज द पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मैम, यूवी या विजिबल रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने के लिए। सीधी भाषा में बोलूं तो किसी भी मॉलिक्यूल के रंगीन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोफोर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो अभी हमने पीछे इतने ट्रांजिशन पढ़े, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये भाई साहब क्रोमोफोर। समझ में आ गई ये वाली बात। ये बेसिकली क्या करता है, इनके फंक्शन क्या है, इट इम्पार्ट्स कलर टू द कंपाउंड्स। ये डिफरेंट वेवलेंथ की यूवी लाइट को या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके कंपाउंड को रंगीन बनाने का काम करता है। जैसे कि एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रोमो, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको नोट बना के जरूर से लिख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोफोर्स आर अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रही हूं आपको। ये कैसे ग्रुप्स होते हैं मैम, जो क्रोमोफोर्स है ना हमारे पास, ये सारे अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं। अनसैचुरेटेड यानी यहाँ पर मैम डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स ही पाए जाते हैं। सिंगल बॉन्ड्स यहाँ नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ डबल ट्रिपल भी पाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, या एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे मैम, ऑल दीज आर क्रोमोफोर्स। डन। तो क्रोमोफोर्स के लिए इतना आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सोक्रोम क्या है। मैम सबके लिए तो रिस्पॉन्सिबल क्रोमोफोर ही थे, फिर ऑक्सोक्रोम क्या करता है। ऑक्सोक्रोम उन क्रोमोफोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। अब क्रोमोफोर अकेले इतना कुछ कर रहा था, उसको भी तो कभी कभी मोटिवेशन चाहिए ना। जैसे कि कोई बच्चा है, लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार अपने सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, क्लासेस ले रहा है, नोट्स बना रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, रिविजन कर रहा है। एक टाइम पे उसको भी ऐसा लगेगा ना कि मैं टायर्ड हो गया हूँ, एक टाइम पे लगेगा बॉडी थक रही है, माइंड थक रहा है, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। तो हम मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे कि आपका कोई दोस्त होगा शायद जो आपके लिए मोटिवेशन का काम करे, आपके पेरेंट्स होंगे जो आपके लिए मोटिवेशन का काम करें। हमें भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होता है कि यार थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए तो मैं इस काम को रीस्टार्ट करूं, मैं पढ़ाई रीस्टार्ट करूं, मैं ये काम कर लूं, है ना, जरूरत होती है मोटिवेशन की। ऑक्सोक्रोम उसी मोटिवेशन की तरह काम करता है। क्रोमोफोर तो सारे काम कर ही रहे थे, लेकिन उन्हीं क्रोमोफोर की अगर हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है,
अगर उनको ग्रो करवाना है, अगर हमें इंसान की ग्रोथ करवानी है, उसको टाइम टाइम पे मोटिवेट करना होता है, और वही मोटिवेशन लेके कौन आ रहा है मैम, ऑक्सोक्रोम्स आ रहे हैं। तो ये ऑक्सोक्रोम का क्या काम होता है मैम, ये एक ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन क्रोमोफोर की इंटेंसिटी को अपनी प्रेजेंस की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको मैम ऑक्सोक्रोम बोलते हैं। अब ये जो ऑक्सोक्रोम्स होंगे, इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सोक्रोम्स आर सैचुरेटेड ग्रुप्स। ये कैसे ग्रुप्स होने वाले हैं हमारे पास में मैम, यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स सैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल, देखो कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं पाया जाएगा, ये सब ऑक्सोक्रोम्स हो गए। हाइड्रोक्सिल ऑक्सोक्रोम होता है, अमीनो ऑक्सोक्रोम, मिथॉक्सी ऑक्सोक्रोम, हैलोजन ऑक्सोक्रोम, ये सब क्या होंगे मैम, दीज ऑल आर योर ऑक्सोक्रोम्स। ओके जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं क्वेंचिंग। भाई क्वेंचिंग क्या होती है ये बता दीजिए मैम। देखो बेटा, क्वेंचिंग एक ऐसा प्रोसेस है दैट रिड्यूसेस द फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल। अच्छा, फ्लोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, अभी मैं तुमको बताऊंगी। एक मेथड होता है जिसके थ्रू हमें अंधेरे में भी कोई चीज ब्राइट दिखती है, ऐसा कुछ तो होता है, मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। उसी फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस को अगर हमें कम करना है, रिड्यूस करना है, तो उसके लिए जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वेंचिंग। अब क्वेंचिंग जो है वो कई कई प्रकार की होती है, अलग अलग टाइप्स की क्वेंचिंग होती है। जैसे जैसे बेटा डायनेमिक क्वेंचिंग, स्टैटिक क्वेंचिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये अलग अलग चीजें हैं। अब डायनेमिक क्वेंचिंग क्या है, अगर हमारे एक्साइटेड मॉलिक्यूल और क्वेंचर आपस में टकराते हैं, क्या होता है मैम, डायनेमिक क्वेंचिंग। अगर हमारा नॉन फ्लोरेसेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, व्हाट इज स्टैटिक क्वेंचिंग। अगर एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है ट्रिपलेट स्टेट की तरफ, जो कि एक नॉन रेडिएटिव स्टेट भी होती है, व्हाट इज दैट मैम, दिस इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट है, ये टर्म से इंडिविजुअली सवाल बन सकता है, वेरी शॉर्ट में भी यहाँ से सवाल बन सकता है। उसके एप्लीकेशंस क्या है मैम, इट इज यूज्ड इन द फ्लोरेसेंस स्टडीज। ऑब्वियसली फ्लोरेसेंट फास्फोरेसेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, इंपॉर्टेंट इन ड्रग एक्सिपेंट इंटरेक्शन स्टडीज, ये सारी चीजें इसकी एप्लीकेशंस में आएंगी। एप्लीकेशन आप अपनी तरफ से और भी एड ऑन कर सकते हो यहाँ पर, बाकी तो ये सारी चीजें मेंशन करके आनी है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बेथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। यस, चलो जी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है और हमारे पास ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। ये जो हमारे पास बन रहा है ना, ये मैंने बनाया है ग्राफ वेवलेंथ के बीच। एक तो हमने वेवलेंथ लिया है, इधर हमने क्या लिया है मैम, इधर आपने इंटेंसिटी ली है। तो एक हमने क्या बनाया मैम, एक आपने ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ को आपने बेसिकली इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में बना दिया है, ठीक है भाई, बना दिया। थोड़ा सा जरा मैं मॉडिफाई कर दूं इस ग्राफ को, यस। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हमने एक मॉलिक्यूल है जिसकी हमने शिफ्टिंग कराई, और अगर हम ये जो शिफ्टिंग करा रहे हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम किसी प्रकार की कोई शिफ्टिंग करा रहे हैं और ये शिफ्टिंग हमने लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ करवाई, वेवलेंथ इधर से इधर बढ़ रही है ना, तो हमने कौन सी की तरफ करवाई मैम, आपने ये शिफ्टिंग किसी ना किसी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ करवाई है। तो कोई ना कोई शिफ्ट आएगी, कौन सी शिफ्ट आएगी, अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करवाते हैं, इस शिफ्ट को, इस पर्टिकुलर शिफ्ट को बोला जाता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोला जाएगा इसको मैम, इसको बोला जाएगा बेथोक्रोमिक शिफ्ट। अब बेथोक्रोमिक शिफ्ट को ही एक और शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से मैम, इसी को हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो चाहो तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोल लो, चाहो तो रेड शिफ्ट बोल लो, एक ही मतलब है हमारे पास, ठीक है मैम, आगे बताइए। लेकिन अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ ना जा करके हम जा रहे हैं इस बार शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, इधर वेवलेंथ बढ़ रही है, इधर वेवलेंथ कम हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हो मैम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। तो मुझे जरा बताना यहाँ पर क्या होगा, अगर मैम आप शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हो, तब जो हमारी इंटेंसिटी आएगी उसको, उस शिफ्ट को बेसिकली हम क्या बोलेंगे मैम, उसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का नाम दिया जाएगा। इस शिफ्ट को क्या बोलेंगे मैम, इसको आप बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्या इतनी बात क्लियर हुई? जब जब हमारी बेसिकली शिफ्टिंग होगी वो कहाँ होगी मैम, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ होगी। तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ की होने वाली शिफ्टिंग को क्या बोला जाएगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को एक और नाम से जानते हैं, जल्दी बताओ किस नाम से, एक और नाम से जाना जाता है, जल्दी जल्दी बता दो किस नाम से। इसको जाना जाता है मैम ब्लू शिफ्ट के नाम से।
तो ये कौन सी शिफ्टिंग हो जाएगी हमारे पास, ये मैम आपके पास हो गई ब्लू शिफ्ट। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं और अपनी बेथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। अभी आपका ये ग्राफ खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। मान लो अगर हम इंटेंसिटी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, हमने अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दी किसी भी मॉलिक्यूल की, तो इस बढ़ी हुई इंटेंसिटी की को क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं बेसिकली, क्या बोला जाएगा इसको, हाइपरक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। मैम इस पर्टिकुलर शिफ्ट को बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर कब बोलेंगे, जब अपनी इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे होंगे। अगर किसी चीज को बढ़ाते हैं तो हाइपर होना कहते हैं ना, जैसे कि मुझे गुस्सा बढ़ रहा है, मैं हाइपर हो रही हूँ। सिमिलरली अगर इंटेंसिटी हमारी बढ़ रही है तो इस शिफ्ट को क्या बोलेंगे मैम, दिस पर्टिकुलर शिफ्ट इज कॉल्ड एज अ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और यही अगर हमारे पास इंटेंसिटी घट रही होती तो भाई हम क्या करते, कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ जो आपको इजिली दिखाई दे। यस, अगर हमारे पास मैम हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और नीचे की तरफ आते आते हमारी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या बोलने वाले हैं, तो इसको आप बोलने वाले हो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, लिख भी देती हूं मैं, अगर तुम्हारी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी तो इसको क्या बोलेंगे मैम, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। और अगर हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। ये सारी चीजें क्लियर है। अगर तुम अपने एग्जाम में ये ग्राफ बना के आ गए तो एग्जामिनर खुश होकर तुमको आधे मार्क्स तो ग्राफ के ही दे देगा। क्लियरली बता रही हूँ, बिल्कुल क्लियरली। बस इस तरीके से एकदम सुंदर सा ग्राफ बना के आना, ट्रस्ट मी एग्जामिनर तुमको नंबर देगा ही देगा। ये सारे ग्राफ्स हमको बना के आने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हैंड रिटन चीजें, जैसे कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट हमने बोल तो दिया। अब इस बेथोक्रोमिक शिफ्ट में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन अ बेथोक्रोमिक शिफ्ट, ऑन शिफ्टिंग टूवर्ड्स, यहां पर लिख देती हूं मैं कुछ कुछ चीजें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। जब जब हम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं तब तब इसको क्या बोलेंगे मैम, हम इसको बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट के अलावा अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को, कि ये जो हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है इसमें क्या होता है मैम। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट तब आती है जब हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे मैम ऑन शिफ्टिंग टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, है ना। अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे तब इसका काफी ज्यादा हमें यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है मैम, नेक्स्ट आपके पास होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट क्या होता है मैम, नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब भाई हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, देखो मैं इतना ही सा लिख रही हूँ लेकिन आप इसको वर्बली अपनी लैंग्वेज में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखिएगा। डन, इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना तो और बेटर होगी चीजें। अपने ही भाषा में लैंग्वेज बनाकर लिख के आइएगा थोड़ा अच्छे से। और अगर आपको ये भी समझना है तो मैंने इसका भी लेक्चर बहुत डिटेल में लिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है मैम, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में इंटेंसिटी जो है वो हमारी कंटिन्यूअसली क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हम सिमिलरली बात करते हैं अपने हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में तो जरा बताना हाइपोक्रोमिक में क्या होता है मैम। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की अगर आप बात करोगे ना तो यहाँ कंटिन्यूअसली आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो डिक्रीज होने लगेगी। यहाँ क्या होने लगेगा मैम, यहाँ हमारी जो इंटेंसिटी है वो पर्टिकुलरली डिक्रीज दिखाएगी। ये सारी चीजें आपको अपने एग्जाम में जरूर से मेंशन करके आनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। राइट एनी 5 फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ यूवी। यूवी के कुछ हमें एप्लीकेशंस यहाँ पर भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, समझते हैं। सबसे पहले तो क्वांटिफिकेशन के लिए रूप में इसका बहुत यूज करते हैं, ड्रग क्वांटिफिकेशन के लिए। समझिएगा, कभी अगर हमें किसी भी ड्रग्स की कंसेंट्रेशन को बल्क में निकालना है एंड उनकी डोजेज फॉर्म जाननी है, उसके लिए आप किसका यूज करने वाले हो मैम, आप पीयूवी का यूज करने वाले हो। प्योरिटी टेस्टिंग के लिए हम प्योरिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं, दूसरे ड्रग्स के साथ में कंपैरिजन करके, जैसे डिटेक्ट्स इम्प्योरिटीज बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस या फिर वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इनके साथ में हम कंपैरिजन करेंगे इनकी कुछ वेवलेंथ का या फिर हम अपनी स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस का कंपैरिजन करके हमें पता चल जाएगा कि इंप्योरिटीज कैसी रहेंगी किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के लिए। उसके अलावा डिसोल्यूशन टेस्टिंग, इसमें क्या होता है मैम, मॉनिटर्स ड्रग रिलीज फ्रॉम टैबलेट्स
कैप्सूल्स इनटू सॉल्यूशन ओवर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक यूजेज है आपका। उसके अलावा काइनेटिक स्टडीज करने के लिए, किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक स्टडीज करने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज है। इनफैक्ट रिएक्शन मॉनिटरिंग इज इट्स बेस्ट यूज, जहां पे हम अपने डिफरेंट रिएक्शंस के रेट को ऑब्जर्व करते हैं, उनके एब्जॉर्बेंस में होने वाले चेंजेस को एब्जॉर्व करते हैं। सिमिलरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, राइट, कंपाउंड का प्योरिफिकेशन, कंपाउंड का डोजेज, कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें हम पर्टिकुलरली यहाँ पे इस यूवी के हेल्प से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। आई टोल्ड यू आगे पढ़ाऊंगी, देखो आ गया वो क्वेश्चन। हमें अगर अपने फ्लोरेसेंट एंड फॉस्फोरेसेंट के बीच में डिफरेंस बताना है, भाई ये क्या होता है। देखो सबसे पहले तो ये काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये शॉर्ट में, लॉन्ग में, हर जगह पूछा जाता है। ये यही नहीं इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये जितने मैं 10 सवाल लाई हूँ, ये 10 सवाल तुम पढ़ लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही तुमने पूरी यूनिट 1 ना पढ़ी हो, अगर बाई चांस नहीं भी पढ़ी है, तो भी तुमने अगर ये 10 सवाल पढ़ लिए, तो बेटा ट्रस्ट मी, तुम्हें पास होने से और अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो सबसे पहले हम इनके एक्साइटेड स्टेट के बारे में अगर बात करें, तो फ्लोरेसेंट किसको इन्वॉल्व करता है मैम, यहाँ पर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। जबकि फॉस्फोरेसेंट की जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो सिंगलेट नहीं होगी, उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी ट्रिपलेट की। तो फ्लोरेसेंट की मल्टीप्लिसिटी होती है सिंगलेट एंड फॉस्फोरेसेंट की मल्टीप्लिसिटी होगी ट्रिपलेट। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इमिशन का टाइम क्या होता है, इनका इमिशन का टाइम इमीडिएट होता है, कुछ नैनो सेकेंड के अंदर। यानी फ्लोरेसेंट बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है, बिल्कुल नैनो सेकेंड के अंदर आपका क्या हो जाएगा मैम, इमिशन हो जाएगा, लाइट इमिट करने लगेगी। जबकि फॉस्फोरेसेंट में इमिशन होता है वो डिलेड होता है। जैसे बचपन में आपने कुछ घड़ियां पहनी होंगी ऐसी, जिनमें लाइट बंद करने पर भी आपको लगता था कि वो चमक रही हैं, वो होते हैं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। आप लाइट सोर्स हटा लो, लाइट बंद कर दो, फिर भी आपको लगे कि यार कुछ चमक है, फॉस्फोरेसेंट। आपने अपने घर की छोटी छोटी लाइट्स देखी होंगी, जो थोड़ी सी देर जो बंद करने के बाद भी उनमें ऐसा लगता है कि चमक रही है, वो फॉस्फोरेसेंस होता है इसका मेन रीजन। सिमिलरली लाइट सोर्स हटाने के बाद ये क्या करते हैं, तुरंत बंद हो जाते हैं जितने भी फ्लोरेसेंट मटेरियल होते हैं। लेकिन जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होते हैं, लाइट बंद करने के बाद भी उनमें चमक रहती है, वो जलते रहते हैं। डन। नेक्स्ट आता है एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी का ट्रांजिशन क्या होता है मैम, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ग्राउंड स्टेट में डायरेक्टली वापस आते हैं। यानी ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। जैसे ही आपकी एनर्जी इमिट होगी, आपके इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गए। ये कौन सा मेथड होता है, ये फ्लोरेसेंट होता है। लेकिन अगर आप फॉस्फोरेसेंट देखोगे, तो फॉस्फोरेसेंट में बेटा हमारे पास अलग अलग लेवल बने होते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे लेवल होते हैं, जहां पे जो एक्साइटेड स्टेट का मॉलिक्यूल है वो सीधा ग्राउंड स्टेट में नहीं आता, वो इन छोटे छोटे लेवल से होता हुआ, इन फॉरबिडन ट्रांजिशन स्टेट से होता हुआ ग्राउंड स्टेट में आता है। जैसे कि आपकी मम्मी आपसे बोलती है स्कूल से सीधा घर आना है, आप आराम से टाइम पास करते करते दोस्त के घर होते होते आते हो, तो आप फॉस्फोरेसेंट मेथड फॉलो कर रहे हो। आप स्कूल से सीधा घर आ रहे हो, कॉलेज से सीधा घर आ रहे हो, आप फ्लोरेसेंट फॉलो कर रहे हो। सिमिलरली इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो फ्लोरेसेंट जो होते हैं वो मोर इंटेंस होते हैं, एंड ये जो होते हैं कंपैरेटिवली काफी कम इंटेंस होंगे। लेकिन अगर आप एप्लीकेशंस के बारे में बात करोगे तो बहुत एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रेसिंग करना, इम्यूनो एसे करना, डीएनए स्टडी करना, एंड इसके भी देख लीजिए डार्क मटेरियल में ग्लो लाना, है ना, अंधेरे में भी चमकने वाली टेक्निक लाना, रेडियोल्यूमिनेसेंट लाना। ये सब हमारे पास क्या हो गया मैम, ये सारे हमारे फेमस टर्म्स हो गए, एप्लीकेशन हो गए फ्लोरेसेंट एंड फॉस्फोरेसेंट के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन atomic absorption and atomic emission and also describe the interferences involved in atomic absorption spectroscopy. The most important question, अगर आया सवाल तो लॉन्ग में तुमको एज इट इज देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से समझना। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास में इन्फेक्टर्स होने वाले हैं या कौन कौन से इंटरफेरेंसेस होने वाले हैं। पहले वो समझते हैं इंटरफेरेंसेस का। सुनिए, AAS जो है इट कैन सफर फ्रॉम इंटरफेरेंसेस विच अफेक्ट एक्यूरेसी एज वेल एज प्रिसीजन। यानी ये जो इंटरफेरेंसेस होते हैं ये एक्यूरेसी प्रिसीजन दोनों पे अफेक्ट डालते हैं। क्या क्या होते हैं ये आओ समझो मैम। ये सबसे पहले तो आपका स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस हो गया, फिर आपका केमिकल इंटरफेरेंस हो गया, फिर आयनाइजेशन इंटरफेरेंस हो गया। अब मैम इनको डिटेल में बताइए थोड़ा। स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस क्या होता है, ये तब हमारे पास आता है व्हेन अदर स्पीशीज इमिट और अब्सॉर्ब एट द सेम वेवलेंथ। अगर दूसरे स्पीशीज या तो रेडिएशन का इमिशन कर रहे हो या तो रेडिएशन का अब्सॉर्प्शन कर रहे हो सेम वेवलेंथ पे, तब जो इंटरफेरेंस आता है उसको हम स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे कि ओवरलैपिंग होना लाइंस का, ये देखो ये लाइन थी, ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है और दोनों की
अच्छी नहीं बनी, रुको सही से बनाती हूँ, 1 मिनट। जस्ट ये हमने क्या बनाया मैम, आपने एक लाइन बनाई, सिमिलरली आपने दूसरी लाइन बनाई, और ये देखो दोनों लाइन एक दूसरे में ओवरलैपिंग कर गए। ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम आई हुई होती है। सिमिलरली केमिकल इंटरफेरेंस, ये किसकी वजह से होते हैं मैम, they are caused by chemical reactions. Chemical reactions where ma'am, they are caused by the chemical reactions in the flame और फर्नेस, यानी जो भी हमारी फ्लेम यानी भट्टी या फर्नेस में जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी, उन केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल इंटरफेरेंसेस आते हैं। जैसे कि रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होना, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, जो इजीली डिसोसिएट नहीं हो पाता है। सिमिलरली आयनाइजेशन इंटरफेरेंस, अब इनका क्या काम होता है, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, आयनाइजेशन, यानी मैम तुरंत ये आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। ये हाई टेम्परेचर पर इनके जो भी एटम होंगे वो इमीडिएटली आयनाइज हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी न्यूट्रल एटम होंगे उनको बेसिकली रिड्यूस भी कर लिया जाता है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, सॉरी मैट्रिक्स इंटरफेरेंस आता है। मैट्रिक्स इंटरफेरेंस को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फिजिकल इंटरफेरेंस। अब इसमें मैम होगा क्या, समझाइए, समझिए। इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी में, सरफेस टेंशन में या सैंपल की डेंसिटी में डिफरेंस तुम्हें देखने को मिल रहा है तो क्या मिलेगा मैम, हमें बेसिकली यहां पर मिलने वाला है मैट्रिक्स इंटरफेरेंसेस। ये इट इज यूज्ड इन मैट्रिक्स मैथ स्टैंडर्ड और इंटरनल स्टैंडर्ड। बताना जरा कि क्या ये चीज आपको समझ में आई डिटेल में, एक बार बताइएगा, क्या डिटेल में तुम्हें ये पूरा समझ में आया जहां पे हमने ये सारी चीजें देखी हैं। ये सारे हमने ऐसे इंटरफेरेंसेस देखे हैं जहां से डायरेक्टली तुम्हें सवाल पूछे जा सकते हैं, चाहे तो तुम्हारा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस हो गया, केमिकल हो गया, आयनाइजेशन हो गया, या फिर तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया। बताइए, इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस था। डिफरेंस देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस भी। अगर प्रिंसिपल में पूछा जाएगा तो इट मेजर्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट रेडिएशन अब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि यहाँ लाइट का कभी अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसके तो नाम में ही इमिशन है। यहाँ रेडिएशन को इमिट किया जाता है जबकि यहाँ रेडिएशन अब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी सोर्स का क्या सीन है मैम, इसमें एक्सटर्नल लाइट सोर्स की जरूरत पड़ती है, यानी बाहर से हमें कोई लाइट सोर्स चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ किसी भी एक्सटर्नल लाइट सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ फर्नेस ही हमारे पास काफी होती है। अगर तुम एक्साइटेशन ऑफ एटम देखोगे तो जो भी एटम है वो ग्राउंड स्टेट पे होंगे, रेडिएशन अब्सॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एक्साइटेड स्टेट वाले एटम होंगे वो रेडिएशन इमिट करेंगे और ग्राउंड स्टेट पे आएंगे। नेक्स्ट, अगर तुम डिटेक्शन देखोगे तो ये या तो रिडक्शन और उनकी लाइट इंटेंसिटी पे बेस्ड है, ये हमारा इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने पे बेस्ड होता है। सिमिलरली अगर सेंसिटिविटी के बारे में बात करोगे तो तुम्हारा ये जो वाली AAS है ना हमारी, ये मेटल के डिटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि अगर इसके बारे में बात करोगे तो ये उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती, कंपैरेटिवली बहुत कम सेंसिटिव है। कॉमन यूजेस क्वांटिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए, सबसे ज्यादा मेटल्स के लिए ही यूज किया जाता है। ये फ्लेम टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट, फ्लेम टेस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट, डिस्कस बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ और उसका डेरिवेशन आपको पूरा करके देना है। ये सवाल तुम्हें मिलने के चांसेस 100% हैं। हमें क्या डिस्कस करना है मैम, हमें डिस्कस करना है बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ। अब मुझे जरा कोई बच्चा बताएगा कि ये किन दो लॉस को मिलकर बना है। मैम बेयर-लैम्बर्ट लॉ जो है ना, ये दो लॉस को कंबाइन करके बना है। कौन से दो लॉस, यहाँ पहला लॉ हमारे पास पाया जाता है मैम बेयर्स लॉ। चलिएगा बताना जरा मुझे ये बेयर्स लॉ क्या होता है। मैम अकॉर्डिंग टू बेयर्स लॉ जो अब्जॉर्बेंस होती है ना वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें हमारी एब्जॉर्बेंस का क्या सीन है मैम, जो हमारी एब्जॉर्बेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। ये किसके अकॉर्डिंग होता है मैम, ये बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जहां पे एब्जॉर्बेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक हमारे पास लॉ और पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है मैम, अगला जो आपके पास लॉ पाया जाएगा ना दैट इज लैम्बर्ट्स लॉ। अब भाई ये लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ जो एब्जॉर्बेंस होता है वो पाथ लेंथ के बराबर होता है, जो भी हमारा सेल होने वाला है। तो सेल के पाथ लेंथ
लेंथ के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हम लिख सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एब्जॉर्बेंस किसके बराबर होगा मैम, इसके बराबर होने वाला है ये। तो हमने दोनों लॉस के अकॉर्डिंग देखा, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या होने वाला है मैम, अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो जो आपका एब्जॉर्बेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक तो कंसंट्रेशन के और दूसरा किसके मैम, दूसरा हमारे पास लेंथ के, राइट। अब लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लगा नहीं सकते, साइन हटाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, आप यूज कर लीजिए एफ साइन का। तो ये क्या बन गया हमारे पास मैम, ये फाइनली आपका बन गया बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ। कैसे बना मैम, बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ तब बनता है जब आप बियर्स लॉ, व्हाट इज बियर्स लॉ, बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। लैम्बर्ट्स लॉ जहां एब्जॉर्बेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्बर्ट लॉ लिख लिया। फिर दोनों लॉस को हमने कंबाइन किया, बियर लॉ भी लैम्बर्ट लॉ भी, दोनों को कंबाइन करके फाइनली हमारे पास क्या बन गया मैम, बियर लैम्बर्ट लॉ बन गया। जहां पे ए मतलब क्या होता है मैम, ए का मतलब होता है हमारे एब्जॉर्बेंस, ओके। एफ साइलेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। उसके बाद हमारा सी का मतलब क्या होता है मैम, कंसंट्रेशन, और एल का मतलब क्या होता है मैम, एल का मतलब हमारे पास होता है लेंथ। क्या हो गया ये मैम, ये पर्टिकुलरली हमने डिस्कस कर लिया किस तरीके से हमारा बियर-लैम्बर्ट लॉ बना था, किस तरीके से बियर-लैम्बर्ट लॉ देखा गया था, जो कि हमने बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ दोनों को कंबाइन करके निकाल लिया। क्या इतनी बात समझ आई? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए जल्दी से हम इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं, किस तरीके से इसको डेराइव किया गया। एक बार हम इसका डेरिवेशन पे भी डिस्कस करते हैं। अब डेरिवेशन डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें एक बताती हूँ डायग्राम बना के। लेट अस सपोज हमारे पास क्या है मैम, आपके पास में एक बेसिकली कोई क्यूवेट है। अब इस क्यूवेट से हम कोई इंटेंसिटी पास करा रहे हैं। अब इंटेंसिटी क्यूवेट से टकराने से पहले ये बेसिकली आई नॉट की है, टकराने के बाद जो वापस ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी निकल रही है वो आई इंटेंसिटी की, यानी दोनों की इंटेंसिटीज कैसे कैसे हैं मैम, अलग अलग है। अगर हम यहाँ पर इसको डिराइव्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज माइनस डी आई अपॉन डी टी, जहां पर व्हाट इज आई मैम, आई आपका इंटेंसिटी है। तो अगर हमने माइनस डी आई अपॉन डी टी लिखा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैम, इंटेंसिटी और उसकी कंसंट्रेशन के, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है। डन। अब बताइए हम क्या करें मैम, ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ेगा, यानी माइनस डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स, कुछ भी लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लगा देते हैं, क्या बन जाएगा ये मैम, हमारे पास बन जाएगा के आई सी। यहाँ माइनस का साइन हमने हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया मैम, के आई सी लगा दिया। अब ये भी आई है, ये भी आई है, तो दोनों आई वालों को एक तरफ कर देते हैं। हमारे पास आएगा माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स के सी डी टी। बताना जरा कि क्या ये लाइन आपको समझ आई, माइनस डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स के सी डी टी। बताइएगा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने आई वाले दोनों एक तरफ कर दिया और हमारे पास क्या बन गया मैम, हमारे पास में बेसिकली के सी डी टी आ गया। अब क्या लेंगे मैम, ऑन डूइंग इंटीग्रेशन बोथ ऑफ द साइड्स, अब जो मैथ वाले बच्चे होंगे उनको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। हम अब दोनों तरफ क्या कर देंगे मैम, दोनों तरफ अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे ही हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स के इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी। क्योंकि के हमने बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि मैम यहाँ जो के था वो आपका कांस्टेंट था। एक्चुअली यहाँ पर के साथ साथ सी भी कांस्टेंट होगा, तो अगर हमारा बाहर आएगा तो के और सी दोनों बाहर आएगा, अंदर क्या रहेगा मैम, ये जो डी टी है वो आपका अंदर रहेगा, के सी दोनों हमारे पास बाहर आ गए। डन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारे पास एल एन आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स के सी। अच्छा, अगर मैं डी टी का इंटीग्रेशन करती हूँ तो जरा बताना क्या आएगा, बताना जरा मैम। यहाँ पर एक काम करते हैं ना, dt की जगह हम dl ले लेते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा मैम, यहाँ l आने वाला है। तो जैसे ही हमने इसका इंटीग्रेशन किया हमारे पास आया एल एन आई अपॉन आई नॉट, लेकिन साथ ही साथ में ये माइनस का साइन है। इस माइनस के साइन को हटाने के लिए हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज एल एन आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल्स के सी एल, है ना। हमने इस माइनस के साइन को हटाने के लिए क्या कर दिया मैम, आपने रिवर्स कर दिया। जैसे ही आपने रिवर्स कर दिया हमारे पास क्या हो गया, आपका जो माइनस का साइन था वो यहाँ से पूरी तरीके से हट चुका है। बताओ क्या इतनी चीज समझ आई? हमारे पास क्या बचा होगा मैम, इसकी जगह आप एक और हमारे पास कांस्टेंट ला सकते हो, जिस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे मैम, उसको हम बोल सकते हैं एल एन। बेसिकली एल एन को कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग में,
log I नॉट अपॉन I इज इक्वल्स एफ साइलेंस सी एल। ln को log में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मैम? अगर ln है और आपको log में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303 और c दोनों कांस्टेंट है और दो कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट पैदा हो जाता है और वो नया कांस्टेंट हमारे पास क्या है मैम? नया कांस्टेंट हमारे पास ये है एप्सिलॉन। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया मैम? log I नॉट अपॉन I इज इक्वल्स एप्सिलॉन CL। बताइएगा कि क्या इतना समझ में आया है आपको? log I नॉट अपॉन I इज इक्वल्स एप्सिलॉन CL। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए। इसको लेट सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब सिंस वी नो दैट, हमें क्योंकि पता है, यहां पर लिख देती हूं, since we know that जो एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है मैम? एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है log I नॉट अपॉन I। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कर दो। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंपेयरिंग 1 and 2। अगर हम 1 और 2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा मैम? ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपकी सेम है, यानी इसकी जगह हम a लिख सकते हैं। a इज इक्वल्स एप्सिलॉन CL। क्या बन चुका है मैम? बीयर-लैम्बर्ट लॉ। ये हमारा प्रूव हो चुका। क्या प्रूव हो चुका है? ये फाइनली हमारा बीयर-लैम्बर्ट लॉ पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार लिखकर जरूर देखें ना, पूरा समझ आ जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। फ्लोरेसेंट के प्रिंसिपल को समझते हैं जैबलोंस्की के थ्रू। चलिए, फ्लोरेसेंट क्या प्रिंसिपल क्या कहता है? कोई भी मॉलिक्यूल अगर अल्ट्रा यूवी या फिर विजिबल रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है तो ये क्या होता है मैम? ये ग्राउंड स्टेट से जाता है एक्साइटेड स्टेट की तरफ, और जो ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी होती है वो रहती है सिंगलेट, यानी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से ये हायर एक्साइटेड स्टेट की तरफ क्या करता है मैम? मूवमेंट करता है। और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो आराम से रिलैक्स करेंगे टू द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। और ये जो फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट होता है इसको हम S1 बोल सकते हैं। कैसे? बाय लूजिंग एनर्जी। और इस एनर्जी के लूज करने के इस प्रोसेस को हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। ये तुमसे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और इस एक्साइटेड स्टेट से जो कि S1 है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट था S1, जो ग्राउंड स्टेट था जहां मॉलिक्यूल वापस आए वो था S0। और इसमें आने में जो रेडिएशन होगा वो क्या किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है मैम, इमिट किया जाएगा। और ये इमिटेड रेडिएशन को पता है क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस। वेरी शॉर्ट, तुरंत बन सकता है। एंड जो इमिटेड लाइट है, विद द इमिटेड लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ देन द एब्जॉर्ब्ड लाइट। याद रखना, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ उतनी नहीं होती, हालांकि जो हम इमिट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड ये पर्टिकुलर जो शिफ्ट होती है उसको हम स्टोक्स शिफ्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ की हर एक लाइन तुम्हारा हर एक सवाल बन सकता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ये तुम्हारा रहता है जैबलोंस्की डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सुनो, सबसे पहले ये तुम्हें दिख रहे होंगे सारे के सारे ग्राउंड स्टेट। दीज आर वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को हमने S0 से रिप्रेजेंट किया। फिर ऊपर तुमको दिख रहे होंगे एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट भी कई टाइप के हैं। ये जो तुमको दिख रहे हैं ये वाले सारे के सारे, These all states are known as triplet state। याद रखना, ये तुम्हारी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है। This is your triplet excited state। और ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट होती है मैम? ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है। This is your singlet excited state। तो जैसे ही तुम्हारे ग्राउंड स्टेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते ही कहाँ जा रहे हैं मैम? ये बेसिकली सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा रहे हैं। डन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से, यानी देखो ये ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट, ये नीचे वाली, अब ऊपर वाली स्टेट से नीचे आया, फिर ऊपर वाली स्टेट से नीचे आ गया, फिर ऊपर वाली स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसको बोला जाता है इंटरनल कन्वर्जन। याद रखना, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में ही, इस सिंगलेट में ही अगर एक सिंगलेट से एक्साइटेड से दूसरे सिंगलेट एक्साइटेड में जा रहा है, इंटरनल कन्वर्जन, यानी अंदर ही अंदर कन्वर्जन हो जाना, किसी दूसरी स्टेट में ना जाना। लेकिन अगर हमारा यहां से लेकर के, अगर हमारा इस सिंगलेट एक्साइटेड से लेकर के ट्रिपलेट में चला जाए, अब यहाँ सिंगलेट से सिंगलेट में नहीं जा रहा, अब यहाँ सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है, इसको बोलते हैं बेटा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यानी दो अलग अलग सिस्टम्स के बीच में हो रहा है। तो जो सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। सिंगलेट से सिंगलेट में जो होगा उसको हम इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें डायरेक्टली ये डेफिनेशन दी जाएंगी एग्जाम में, कर लेना अच्छे से। डन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जब ट्रिपलेट स्टेट से होते हुए मॉलिक्यूल वापस ग्राउंड स्टेट तक आते हैं तो इस फिनोमिना को कहा जाता
है फॉस्फोरेसेंस, याद रखना। और जब हमारे सिंगलेट एक्साइटेड से ही सिंगलेट ग्राउंड में है, कोई ट्रिपलेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, इसको कहा जाता है फ्लोरेसेंस। अभी भी जो भी मैंने 2-3 मिनट में चीजें बताई, ये सारी चीजें इतने अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ऐसा समझ लेना एग्जाम में बनना ही बनना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल, देखो ये सारी चीजें तो मैं बता चुकी हूँ, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये समझ लो। हमारा एक्साइटेशन क्या होता है मैम, जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट यानी S1, S2, S3 तक जाने लगते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मैम, एक्साइटेशन। ये बहुत ही रैपिड होता है, बहुत फास्ट होती है, लगभग 10⁻⁻50 सेकेंड्स के अप्रॉक्स हो जाती है। सिमिलरली अगर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन देखोगे तो क्या होता है, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल हैं ये वाइब्रेशनल एनर्जी को लूज करते हैं और बेसिकली एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही एक से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं मैम, इसको हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन बोलेंगे। ये भी पिको सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। सिमिलरली इंटरनल कन्वर्जन मैम, एक सिंगलेट से दूसरे सिंगलेट में आना, ऊपर वाले सिंगलेट से नीचे वाले सिंगलेट में आना, क्या कहा जाता है मैम, इसको इंटरनल कन्वर्जन। नॉन रेडिएटिव होता है क्योंकि एक से दूसरे स्टेट में आ रहा है। यहाँ पर सेम स्पिन के मॉलिक्यूल जैसे कि S2 से S1 में, S3 से S2 में, इसको क्या बोलेंगे मैम, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल कन्वर्जन। फ्लोरेसेंस क्या होता था मैम, अगर सिंगलेट एक्साइटेड से सिंगलेट ग्राउंड में आए, फ्लोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस क्या होता था, अगर ट्रिपलेट एक्साइटेड से सिंगलेट ग्राउंड में आए, फॉस्फोरेसेंस। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग मैम, अगर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में क्रॉसिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। सारी डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। और आज के इस क्लास में मैंने तुम्हें पूरे प्रॉपर 10 क्वेश्चन जो कराए हैं वो तुम्हारे एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मुझे बताना जब एग्जाम हो जाए तो कितने क्वेश्चन बने थे। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। इसका पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी ही मिलेंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड।